हेलो बच्चों, मैं एक बार फिर अर्पण कुमार गुप्ता आप सभी के समक्ष समुच्चय के अगले टॉपिक को लेकर के आया हूं। अगले टॉपिक का निर्माण कैसे होता है, ये सारी बातों को हम लोग समझेंगे, जानेंगे, फिर हम अगले टॉपिक का निर्माण करेंगे। ठीक है, फिर से मैं बताना चाहता हूं कि अगले टॉपिक का निर्माण हम किस प्रकार से करेंगे, अगले टॉपिक का निर्माण कैसे होता है, तब जाकर के उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और वो टॉपिक कौन सा होगा वो अभी हम देखेंगे। बट चैप्टर कौन सा है तो समुच्चय है। सबसे पहला चैप्टर समुच्चय। हर एक टॉपिक के बारे में जानना है, बेसिक से जानना है। सिर्फ पढ़ना है, ये पढ़ो वो पढ़ो, ऐसा पढ़ाई नहीं होता है। हर एक टॉपिक का निर्माण एक दूसरे से होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजों को जानेंगे। तो चलिए हम लोग समय को बर्बाद किए बिना पहले चीजों को समझते हैं, फिर हम लोग के बीच गपशप चलती रहेगी। तो समुच्चय में अगर आप एक बात नोटिस कीजिए तो समुच्चय में केवल एक ही बात का जिक्र होता है, वो है अवयव। वो है अवयव, एलिमेंट्स, सिर्फ उसी का जिक्र हो रहा है। तो आज उस अवयव को लेकर के ही समुच्चय के नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। समुच्चय के अंदर जो अवयव रहते हैं, उस अवयव को लेकर के ही हम नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो अवयव को लेकर के कैसे एक नए टॉपिक का निर्माण होगा, हम वो समझते हैं सबसे पहले। तो समुच्चय के अंदर अवयव होते हैं, उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे सवाल को बनाया। उन सवालों को जब आप पीछे से देखते हुए आइएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से पता चलेगा कि कोई समुच्चय ऐसा था जिसके अंदर कोई अवयव ही नहीं था। सही या गलत? कुछ समुच्चय ऐसे थे जिसके अंदर कोई अवयव ही उपस्थित नहीं थे, और कुछ समुच्चय ऐसे थे जिनमें एक निश्चित अवयव उपस्थित था या नहीं था? बिल्कुल थे। और कुछ समुच्चय हमने ऐसा भी देखा जिसके अंदर अवयव जो था वो अनिश्चित था। जिसके अंदर अवयव क्या था? अनिश्चित था। कुछ समुच्चय ऐसे भी थे जिसके अंदर केवल एक ही अवयव उपस्थित थे या नहीं थे? तो इस अवयवों के आधार पर समुच्चय के एक नए टॉपिक का निर्माण होता है। इस अवयवों के आधार पर समुच्चय के एक नए टॉपिक का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जरा ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा, समुच्चयों के प्रकार। हमारा आज का नया टॉपिक है। क्या टॉपिक है बच्चों? समुच्चयों के प्रकार, टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स का निर्माण कैसे होता है, समुच्चयों के प्रकार का निर्माण कैसे होता है? तो आपका जवाब आना चाहिए क्या? समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयवों के आधार पर समुच्चयों के प्रकार का निर्धारण किया जाता है। किसके बेसिस पर? समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयवों के बेसिस पर। हमने अभी जिक्र किया कुछ समुच्चय ऐसे थे जिसके अंदर कोई अवयव ही नहीं था। कुछ समुच्चय ऐसे थे जिसके अंदर निश्चित अवयव था। कुछ समुच्चय ऐसे थे जिसके अंदर अनंत अवयव था, अनिश्चित अवयव था। कुछ समुच्चय ऐसे भी थे जिसके अंदर केवल एक ही अवयव था। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए समुच्चय का एक नए टॉपिक का निर्माण होता है, और वो नया टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ सेट्स, समुच्चयों के प्रकार। कौन है? समुच्चयों के प्रकार। तो आज हम लोग जो जानकारी हासिल करेंगे वो समुच्चयों के आधार के बारे, समुच्चयों के प्रकार के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे, और समुच्चयों का प्रकार का जो निर्धारण करेंगे, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, तो केवल और केवल अवयव के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? अवयव के बेसिस पर। बच्चों फिर से मैं कहना चाहता हूं, जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं, सभी टॉपिक एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन कंडीशन है कि उसकी बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए।
अगर बेसिक जानकारी है तो हर एक टॉपिक का निर्धारण आसानी के साथ होगा, आसानी के साथ होगा, आसानी के साथ होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार हम बोलेंगे, आज का हमारा नया टॉपिक है समुच्चयों का प्रकार। और समुच्चयों के प्रकार का जो हम बातें करते हैं किसके आधार पर, तो समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयवों के आधार पर। और वो कौन कौन सा प्रकार हम लोग देखते हैं, सबसे पहले रिक्त समुच्चय, जिसको एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट, ये सारा नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है क्या, नन एम्प्टी सेट, जिसको बोलते हैं हम लोग अरिक्त समुच्चय। उसके बाद आता है फिनाइट सेट, जिसे हम लोग कहते हैं परिमित समुच्चय। ये जितने भी आप समुच्चय के प्रकार को देख रहे हैं, ये जितने भी आप समुच्चय के प्रकार को देख रहे हैं, ये सारे समुच्चय का प्रकार जो है केवल और केवल अवयवों के आधार पर दिया गया है। किसके आधार पर बच्चों, अवयवों के आधार पर दिया गया है। फिर से मैं एक बात समझाना चाहता हूं, मेरा जो आज का टॉपिक है, हम लोगों का जो आज का टॉपिक है वो समुच्चयों के प्रकार का टॉपिक है। और समुच्चयों का प्रकार जो है समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयवों के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर, समुच्चयों के आधार पर। तो चलिए हम इन सारे टॉपिकों के बारे में ये समुच्चय के जितने भी प्रकार हैं, इन सारे प्रकार के बारे में एक एक करके जानकारी हासिल करेंगे, एक एक करके जानकारी हासिल करेंगे कि कैसे कैसे समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयवों के आधार पर इनके प्रकार को बांटा गया है। किसके आधार पर, समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयवों के आधार पर कैसे समुच्चयों के प्रकार को बांटा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहला हमारा कौन सा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय। तो चलिए रिक्त समुच्चय के बारे में समझते हैं और फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग समझेंगे आज के क्लास में जो हमारा प्रकार होगा वो प्रकार कौन सा होगा, रिक्त समुच्चय। इसका रिक्त समुच्चय का सारी चीजों को समझिए, एकदम आसानी के साथ हम लोग समझेंगे और हर एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आज का हमारा कौन सा टॉपिक है, सबसे पहले समुच्चयों के प्रकार में, समुच्चयों के प्रकार में सबसे पहला टॉपिक है हमारा रिक्त समुच्चय। कौन सा समुच्चय बच्चों, रिक्त समुच्चय। अब देखिए ना, नाम से ही है क्लियर, रिक्त, रिक्त मतलब खाली। और दूसरा, हम समुच्चय के प्रकार को पढ़ रहे हैं, समुच्चय के प्रकार को पढ़ रहे हैं, और समुच्चय का प्रकार जो है अवयवों के आधार पर बांटा गया है। तो हम लोग यहां पर क्या बताएंगे, रिक्त का मतलब खाली रहेगा, कौन, समुच्चय रहेगा। यानी क्या, अवयव का बात करते हैं जिस समुच्चय में, क्या, जिस समुच्चय में कोई भी अवयव उपस्थित ना हो। फिर से सुनिए, रिक्त का मतलब खाली, कौन खाली, समुच्चय होगा खाली। तो हम लोग समुच्चय के प्रकार को किसके आधार पर पढ़ते हैं, अवयव के आधार पर पढ़ते हैं। अर्थात वैसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव उपस्थित ना हो, वैसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव उपस्थित ना हो, वैसे समुच्चय को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। समझ में आया? फिर से सुनिए, रिक्त समुच्चय के बारे में। रिक्त का मतलब क्या होता है, खाली। खाली कौन होगा, समुच्चय होगा। समुच्चय के अंदर क्या होते हैं, अवयव होते हैं, और खाली होगा समुच्चय, यानी कोई भी अवयव उपस्थित नहीं रहेगा। तो हम लोग रिक्त समुच्चय को कैसे परिभाषित करेंगे, वैसा समुच्चय, वैसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव उपस्थित ना हो, वैसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव उपस्थित ना हो, वैसे समुच्चय को ही हम लोग रिक्त समुच्चय कहेंगे। वैसे समुच्चय को ही हम लोग क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय कहेंगे। अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, क्या, वैसा समुच्चय, वैसा समुच्चय जिसके अंदर, जिसके अंदर कोई भी अवयव उपस्थित नहीं हो, नहीं हो, उसे
रिक्त समुच्चय कहते हैं। उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। फिर से, वैसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव ना हो, अवयव उपस्थित हो ही ना, वैसे समुच्चय को ही हम लोग क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। कौन सा समुच्चय कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग चलते हैं, जितने एग्जाम्पल को समझिए, एकदम साधारण सा एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। हमारे पास क्या हो एग्जाम्पल के रूप में? अगर हम देखें, एक समुच्चय है हमारे पास ए, इसे लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। एक प्राकृत संख्या है जो एक से बड़ा और दो से छोटा है। ध्यान से सुनिए, क्या एग्जाम्पल हम लोग दिए? एक्स सच दैट एक्स, एक्स क्या है? एक प्राकृत संख्या है। क्या है? एक प्राकृत संख्या है जो क्या है? एक से बड़ा और दो से छोटा है। क्या है? एक से बड़ा और दो से छोटा है। तो भाई साहब आप सभी बताइए, हम लोगों ने प्राकृत संख्या के बारे में पिछले 2-3 क्लास में बहुत सारा जिक्र किया है। प्राकृत संख्या को कौन सा संख्या कहते हैं? तो गिनती की संख्या कहते हैं। वो स्टार्ट कहां से होता है? तो एक से स्टार्ट होता है। एक के बाद क्या होता है? तो दो होता है। दो के बाद क्या होता है? तो तीन होता है। तीन के बाद क्या होता है? तो चार होता है। चार के बाद क्या होता है? तो पांच होता है। लेकिन क्या एक और दो के बीच में कोई प्राकृत संख्या उपस्थित होते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए सर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्राकृत संख्या में एक के बाद सीधा क्या आता है? दो आता है। एक और दो के बीच में कोई भी संख्या नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार से दो और तीन के बीच में क्या कोई प्राकृत संख्या पाया जाता है? मेरा जवाब आएगा नहीं होता है सर, दो के बाद सीधा तीन पाया जाता है। उसी तरह से अगर हम 3 और 4 के बीच में कोई प्राकृत संख्या उपस्थित होते हैं क्या? तो मेरा जवाब होगा नहीं सर। एक के बाद सीधा दो, दो के बाद सीधा तीन, तीन के बाद सीधा चार, चार के बाद सीधा पांच, बीच में कोई संख्या पाया नहीं जाता है। कोई दिक्कत? तो बोलिए, हम प्राकृत संख्या का जब बात करेंगे तो प्राकृत संख्या में एक से बड़ा और दो से छोटा कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होगा। सही या गलत? बोलिए, एक से बड़ा और दो से छोटा क्या कोई भी प्राकृत संख्या होगा? तो मेरा जवाब आएगा बिल्कुल भी नहीं सर। अर्थात इस समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होंगे। इस समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होंगे। अर्थात इसी समुच्चय को हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसी समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं? तो रिक्त समुच्चय कहते हैं। फिर से रिक्त समुच्चय के बारे में बतलाना चाहेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। वैसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव उपस्थित ना हो, एक भी अवयव उपस्थित नहीं हो, वैसे समुच्चय को ही हम लोग रिक्त समुच्चय कहेंगे। वैसे समुच्चय को ही हम लोग क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय कहेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? वैसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव उपस्थित ना हो, एक भी अवयव उपस्थित ना हो, वैसे समुच्चय को ही हम लोग क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय कहेंगे। रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल आपके सामने है। क्या कोई दिक्कत, कोई समस्या? समझ में आ गई सारी बातें? चलिए, अब कहा जाता है क्या कि रिक्त समुच्चय को, किसको? रिक्त समुच्चय को, एकदम आसानी से समझिए, रिक्त समुच्चय को फाई के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? फाई के द्वारा सूचित किया जाता है। फाई खुद एक समुच्चय है। याद रखिएगा, फाई क्या है? खुद एक समुच्चय है। और कैसा समुच्चय है? तो वो रिक्त समुच्चय है। फाई क्या है? खुद एक समुच्चय है। और कैसा समुच्चय है? तो एक रिक्त समुच्चय है जिसके अंदर कोई भी अवयव उपस्थित नहीं है। फाई के साथ कोई स्टाइलिश नहीं चलेगा। फाई ऑलरेडी एक कैसा समुच्चय है? तो ये रिक्त समुच्चय है जिसके अंदर कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होते हैं। समझ में आ गया? बोलो, रिक्त समुच्चय को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? तो जवाब आना चाहिए क्या? फाई के द्वारा। फाई खुद क्या है? एक रिक्त समुच्चय है। फाई क्या है? खुद एक रिक्त समुच्चय है।
फिर से मेरे बात को जवाब दीजिएगा। क्या रिक्त समुच को हम किससे सूचित करते हैं? तो फाई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? तो फाई से सूचित करते हैं। फाई क्या है? खुद एक रिक्त समुच है जिसके अंदर कोई भी अवयव उपस्थित नहीं है। डन। अब देखिए रिक्त समुच का फाई का एग्जाम्पल ना बचपन से हम लोग सुनते आए हैं। आजकल के मोबाइल वाला दुनिया के बच्चों लोग नहीं सुने होंगे आप लोग का मम्मी जो अभी खाना खिलाती है ना, हाथ में मोबाइल थमा दी, हाँ रील्स लगा दी, हाँ आप देख रहे हैं, खो बेटा खो बेटा खो बेटा खिला रहे हैं। लेकिन हमारी मम्मी कहती थी, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, मार्केट की बातें तो नहीं पता है, तो हमारी मम्मी बतलाती थी, क्या मेरी मम्मी बतलाती थी, ध्यान से सुनिएगा, कि अर्पण जब तुम सब बच्चा था उस समय हम लोग जो खाना खिलाते थे थाली में कोर वाइज कोर, ये मामा कोर, ये नाना कोर, ये दादा कोर, ये चाचा कोर, ये नानी कोर, खिलाने के बाद जब सारा कोर खत्म हो जाता था, तो मम्मी बोलती है जा बेटा फाई फुई हो गया। क्या हो गया? फाई फुई हो गया। उसी समय से हम लोग रिक्त समुच का वहां पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। सर फाई फुई हो गया तो सुनो, अरे फाई के साथ फुई लग गया है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग किसका है? फाई मतलब खाली हो गया। थाली जो था वो हमारा समुच था। थाली के अंदर जो कोर बनाया गया था, एक कोर, मामा कोर, नाना कोर, दादा कोर, वो समुच के अंदर का क्या था? अवयव था। एक कोर पेट के अंदर चलता गया, एक कोर पेट के अंदर जाता गया, यानी थाली हमारा खाली होता गया, यानी कोर हमारा क्या था? अवयव खाली होता गया। जब पूरा अवयव खाली हो गया तो मम्मी बोलती है फाई फुई हो गया, मतलब पूरा का पूरा थाली खाली हो गया, मतलब पूरा समुच क्या हो गया? खाली हो गया। उसको अब मम्मी ने क्या बोली? फाई फुई हो गया। अरे फाई के साथ फुई लगा, दैट मीन समझना हमें केवल फाई मतलब खाली हो गया। ये एग्जाम्पल हमारे गांव के बच्चे लोग समझ सकते हैं अभी भी, लेकिन आज के मार्केट के जमाने के बच्चों को नहीं। आजकल के बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा, इतना देहाती लैंग्वेज ये क्या होता है? आश्चर्य, ओ माय गॉड, ये आपको लगेगा ऐसा, लेकिन हम लोगों के समय में ऐसा ही खिलाया जाता था, एक एक कोर। क्योंकि हर एक छोटा बच्चा का आप नोटिस कीजिएगा, खाने में बहुत नौटंकी रहता है, वो जल्दी खाना ही नहीं चाहता है, तो उसे आजकल के मम्मी जो है मोबाइल दिखा के खिलाती है। और हम लोग के समय में मामा कोर, नाना कोर, दादा कोर करके खिलाती थी, और लास्ट में क्या बोलती थी? फाई फुई हो गया। फुई तो यूं ही लगा था, वो तो लग गया था साइड में, लेकिन मेन मकसद था फाई मतलब खाली हो गया। उसी तरह हम लोग और एक चीज का यूज करते हैं अपने जनरल लाइफ में। क्या? आजकल का देखिएगा बच्चों को क्या बोलता है? जरा हाई फाई दे दो। मामा आए हैं, हाई फाई दे दो। चाचू आए हैं, हाई फाई दे दो। तो बाबू देखो, हाई फाई तुमको जो दिया जा रहा है ना, वो तुम्हारा तारीफ नहीं, तुम्हारा बेइज्जती किया जा रहा है, घनघोर बेइज्जती किया जा रहा है। हाय इधर देखो, फाई खाली करो। ओह मास्टर, ऐसा भी मीनिंग होता है? अरे बिल्कुल, देखिए आप फाई का मीनिंग, फाई मतलब खाली, फाई मतलब खाली। और आजकल के बच्चों को क्या सिखाया जाता है? बाबू हाई फाई दे दो, हाय इधर देखो, फाई जल्दी खाली कर। अरे घोर बेइज्जत होते हैं आप लोग, लेकिन कितना अच्छा बच्चा हमको हाई फाई दिया, तारीफ ना बाबू, हाय रे बेइज्जत। आज के बाद किसी भी बच्चों को हाई फाई मत देना। अगर हाई फाई दे तो लगे हमको भगाना चाहते हैं क्या आप? देखिए यहां भी हम लोग क्या करते हैं, समुच, कौन सा समुच? रिक्त समुच का हम लोग यूज करते हैं, लेकिन पता ही नहीं है हमें। बोला जाता है मैथ्स में ये पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, यूज का है? मैथ्स के हर एक चीज का यूज हमारे लाइफ में है, बट उसे समझने की जरूरत है। तो देखें, रिक्त समुच का एग्जाम्पल हम लोग बचपन से कर रहे हैं। जब हम लोग मैथ्स नहीं पढ़ते थे तभी से यूज कर रहे हैं। कैसे? एक कोर वाइज, जब पूरा खाना खत्म हो गया तो मम्मी क्या बोली? फाई फुई हो गया, मतलब फुई तो लगा था, फाई का मतलब खाली हो गया। सारा कोर, सारा खाना खाली हो गया। खाना क्या था? अवयव था। थाली क्या था? समुच था। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल अभी दिए
कि आजकल के बच्चों को बोला जाता है जरा अंकल को हाई फाई दे दो। हाई का मतलब इधर देखिए, फाई का मतलब खाली कीजिए, हमको घोर बेइज्जत कर रहा है, लेकिन हम लोग ही हंस रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं और घोर बेइज्जत हो रहा है। तो देखिए हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम अपने डेली लाइफ में हम लोग रिक्त समुच का यूज करते हैं। किसका? फाई का यूज करते हैं। समझ में आ गया? चलिए फिर से, ये फाई का यूज हम लोग कब से कर रहे हैं? खुद बचपन से कर रहे हैं। और फाई का मतलब क्या हो गया? खाली। और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? समुच। कैसा समुच? खाली समुच। खाली समुच को स्टैंडर्ड वर्ड में क्या बोलते हैं? रिक्त समुच। और रिक्त समुच किसे बोलेंगे? जिस समुच में कोई अवयव ही ना हो। जिस समुच में कोई अवयव ही ना हो। समझ में आया कि नहीं आया? फाई का मतलब खाली। क्या पढ़ रहे हैं? समुच पढ़ रहे हैं, यानी खाली समुच। उसी को स्टैंडर्ड वर्ड में क्या बोलते हैं? रिक्त समुच। वैसा समुच जिसके अंदर अवयव खाली हो, अवयव हो ही ना, कोई भी अवयव उपस्थित ना हो, वैसे समुच को ही हम लोग क्या कहते हैं? रिक्त समुच। क्या बच्चों रिक्त समुच अच्छी तरह से समझ में आया? एक बार फिर से, अगर रिक्त समुच आपके द्वारा हम जानना चाहें तो क्या आप बता सकते हैं? तो बिल्कुल घर में बैठे आप बताइए रिक्त समुच क्या है। हम क्या बोलेंगे? वह एक ऐसा समुच है जिसके अंदर कोई अवयव ही नहीं होगा। बोलिए, रिक्त समुच वैसा समुच है जिसके अंदर कोई अवयव ही नहीं होगा, वही हमारा रिक्त समुच है। और हम बोलेंगे रिक्त समुच को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? तो आपका जवाब आना चाहिए कि रिक्त समुच को फाई के द्वारा सूचित करना चाहिए। क्या फाई क्या है? फाई ये खुद एक समुच है। फाई खुद एक समुच है। कैसा समुच है? तो खाली समुच है जिसके अंदर कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होगा। क्लियर है? तो अभी हमने समुच के प्रकार में उन अवयवों के बारे में पढ़ा, समुच के उन अवयवों के बारे में पढ़ा जो समुच के अंदर अवयव उपस्थित ही नहीं था, उसे हम लोग ने क्या कहा? रिक्त समुच। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हमेशा समुच के अंदर अवयव ही ना हो। ऐसा जरूरी है क्या कि हमेशा समुच के अंदर अवयव ना ही हो? अवयव हो भी सकता है। तो अगला बात क्या आता है कि वैसा समुच जिसके अंदर कोई ना कोई अवयव जरूर उपस्थित हो। क्या? वैसा समुच जिसके अंदर कोई ना कोई अवयव जरूर उपस्थित हो, उसे ही हम लोग अरिक्त समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? अरिक्त समुच्चय। बोलिए अरिक्त समुच्चय के बारे में। वैसा समुच्चय जिसके अंदर कोई ना कोई अवयव जरूर उपस्थित हो। फिर से बोलिए अरिक्त समुच्चय के बारे में। वैसा समुच्चय जिसके अंदर कोई ना कोई अवयव जरूर उपस्थित हो, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? अरिक्त समुच्चय कहेंगे। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? अरिक्त समुच्चय कहेंगे। समझ में आया? देखिए एक के बाद कैसे दूसरे का निर्माण होता है। समझ रहा है? हमने क्या बोला सबसे पहले कि समुच के अंदर अवयव ही ना हो, उसे क्या बोलेंगे? रिक्त समुच। और समुच के अंदर हमेशा अवयव ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता है। समुच के अंदर अवयव हो सकता है, और जैसे ही समुच के अंदर अवयव आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अरिक्त समुच बोलेंगे। अरिक्त मतलब जो खाली ना हो। अरिक्त का मतलब जो खाली ना हो, अर्थात वैसा समुच, आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं, एक वैसा समुच जिसके अंदर कोई ना कोई अवयव जरूर उपस्थित हो। वैसा समुच जिसके अंदर कोई ना कोई अवयव जरूर उपस्थित हो, वैसे समुच को ही हम लोग रिक्त समुच कहते हैं। वैसे समुच को ही हम लोग रिक्त समुच कहते हैं। फिर से मेरे बात को सुनिएगा, लिखिएगा। वैसा समुच जिसके अंदर कोई ना कोई अवयव जरूर उपस्थित हो, उसे हम लोग अरिक्त समुच कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अरिक्त समुच कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक समुच हमने लिया ए, और वहां का x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, वही लेते हैं हम लोग। एक प्राकृत संख्या है, x सच दैट x एक क्या है? प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या है तो बाबू बताओ, हमने सारे चीजों के बारे में जानकारी लिया है। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है? एक से। एक के बाद क्या होता है? दो।
2 के बाद क्या होता है 3, 3 के बाद क्या होता है 4, 4 के बाद क्या होता है 5, 5 के बाद क्या होता है 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, इसी तरह से लगातार चलते जाता है। कितने अवयव होंगे यहां देखो, अनंत अवयव होंगे। देखिएगा इससे फिर नए प्रकार का निर्माण होगा। जब समुच्च के अंदर अवयव आ गया ना तो समुच्च के एक नए प्रकार का निर्माण होगा। हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो देखिए इस समुच्च के अंदर अवयव है या नहीं है? अवयव है, अर्थात यह कैसा समुच्च है? अरिक्त समुच्च है। कैसा समुच्च है? अरिक्त समुच्च है। अगर एक भी अवयव नहीं होता तो उसे क्या बोलते? रिक्त समुच्च। और उसे सूचित किससे करते? तो फाई से। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक्स सच दैट एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। क्या लिखिए जरा बताइए? एक्स सच दैट एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। एकदम देखिए जबरदस्त, हर एक चीज को समझिए। हर एक टॉपिक का निर्माण, हर एक प्रकार का निर्माण मैथ्स में एक दूसरे के साथ होता है। वो सारी चीजों के बारे में हम समझेंगे, उन सारी चीजों के बारे में समझेंगे, किसी भी चीजों को छोड़ेंगे नहीं और जबरदस्ती रटने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बोला? एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो बताइए स्वर क्या है? क्या क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। जरा समझिए, यहां पे हमने सभी पढ़ क्या रहा है? अरिक्त समुच्च। और अरिक्त मतलब जो खाली नहीं है। अरिक्त का मतलब जो खाली नहीं है, अर्थात जिस समुच्च में कोई ना कोई अवयव जरूर उपस्थित हो, कोई ना कोई अवयव जरूर उपस्थित हो, वैसे समुच्च को ही हम लोग क्या कहते हैं? अरिक्त समुच्च कहते हैं। हमने पहला समुच्च लिया कि x एक प्राकृत संख्या है जो हमने दिखलाया। अगला एग्जांपल लिया कि x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, हमने उसको लिखा। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो 2 से बड़ा और 4 से छोटा है। क्या है यहां पे समझिएगा? x क्या है? एक प्राकृत संख्या है जो क्या है? 2 से बड़ा है और किससे छोटा है? 4 से छोटा है। तो आइए प्राकृत संख्या में जरा हमें जवाब दीजिए कि 2 से बड़ा और 4 से छोटा कौन सा अवयव होता है? तो 3 अवयव होता है। केवल और केवल कौन सा होता है संख्या? तो 3 होता है। क्या समझ में आया? ये अवयव कौन है? 3 है। ये अवयव कौन है? 3 है। जो किससे बड़ा है? 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है। सही या गलत? हर एक एग्जाम्पल को समझिए। हर एक एग्जाम्पल का, जैसे ही अरिक्त समुच्च हमने पढ़ा ना, हर एक एग्जाम्पल का भी जरूरत है। ये सभी समुच्च कैसा समुच्च है? रिक्त की अरिक्त? तो हम बोलेंगे समुच्च के अंदर अवयव उपस्थित है, अर्थात यह एक अरिक्त समुच्च है। तो रिक्त कब होता? जब समुच्च के अंदर कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होते। जब समुच्च के अंदर कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होते तो वो रिक्त समुच्च होते। लेकिन जैसे ही समुच्च के अंदर अवयव उपस्थित हो गए तो ये अरिक्त समुच्च हो गए। क्या हो गए? अरिक्त समुच्च हो गए। तो क्या ये समझ में आ रहा है? अरिक्त समुच्च किसको कहते हैं? तो वैसा समुच्च जिसके अंदर कोई ना कोई अवयव जरूर उपस्थित हो, वैसा समुच्च जिसके अंदर कोई ना कोई अवयव जरूर उपस्थित हो, वैसे समुच्च को ही हम लोग अरिक्त समुच्च कहते हैं। वैसे समुच्च को ही हम लोग अरिक्त समुच्च कहते हैं। तो ये सारा अरिक्त समुच्च का एग्जाम्पल है। अब जैसे ही हमने ये सारे अरिक्त समुच्च का एग्जाम्पल दिया, तो अब इस अरिक्त समुच्च के एग्जाम्पल को आप समझिए। ये अरिक्त समुच्च के एग्जाम्पल को समझिए। अभी तक हमने क्या क्या बात किया? समुच्च के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, समुच्च के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। और समुच्च के प्रकार के बारे में जो हम पढ़ेंगे
वो समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयवों के आधार पर पढ़ेंगे। किसके आधार पर? समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयवों के आधार पर। तो जब समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयवों के आधार पर हम समुच्चय के प्रकार को पढ़ेंगे, तो सबसे पहला बात आया कि समुच्चय के अंदर अगर कोई अवयव उपस्थित नहीं हो, सबसे पहला बात क्या आया कि समुच्चय के अंदर कोई अवयव उपस्थित नहीं हो तो उसे हम रिक्त समुच्चय कहेंगे, जिसे फाई के द्वारा सूचित करेंगे। फाई खुद एक समुच्चय है, फाई एक खुद एक समुच्चय है जिसके अंदर कोई भी अवयव उपस्थित नहीं है। लेकिन अगला बात स्टार्ट होता है, क्या ऐसा हमेशा जरूरी है कि समुच्चय के अंदर कोई अवयव भी उपस्थित ना हो? तो मेरा जवाब आता है नहीं, समुच्चय के अंदर अवयव हो भी सकते हैं। तो जैसे समुच्चय के अंदर अवयव उपस्थित होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? अरिक्त समुच्चय कहेंगे। अर्थात जिस समुच्चय में कोई ना कोई अवयव जरूर उपस्थित हो उसे ही हम लोग अरिक्त समुच्चय कहेंगे। और अरिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल हमने यहां प्रकट किया, और जैसे ही इस एग्जाम्पल को हम देखे किसका? अरिक्त समुच्चय का, तो कुछ बातें हमारे दिमाग में चली। कुछ बातें हमारे दिमाग में चली। क्या चली? कि सर अरिक्त समुच्चय में अनिश्चित अवयव है जिसे गिन भी नहीं सकते हैं, अरिक्त समुच्चय में निश्चित अवयव है जिसे गिन भी सकते हैं, अरिक्त समुच्चय में केवल एक भी अवयव संभव है। ये तीनों बातें आते हैं या नहीं आती? बताइए, ये तीनों आ रही है या नहीं आ रही है? अरिक्त समुच्चय का ही ना ये तीनों एग्जाम्पल है। जैसे हमने अरिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल दिया तो वहां से कितनी बातें आ रही है? 3 बातें आ रही है। सबसे पहली बातें क्या देखे हम लोग? यहां पे हम एग्जाम्पल के थ्रू से हमने क्या देखा? हमने यह देखा कि समुच्चय के अंदर अनंत अवयव है जिसे हम गिन भी नहीं सकते हैं, जिसे हम लोग गिन भी नहीं सकते हैं। तो क्या कहता है? वैसा समुच्चय, ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है उसके बारे में समझिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा। कहता है क्या? वैसा समुच्चय जिसके अंदर अवयवों की संख्या अनिश्चित हो या गिना नहीं जा सके। अरिक्त समुच्चय से ही सारा का निर्माण हो रहा है, एकदम बात को ध्यान से सुनिए। वैसा समुच्चय जिसके अंदर अवयव अनिश्चित हो या अवयवों को गिना नहीं जा सके। क्या यहां पर आप अवयव को गिन सकते हैं? क्या यहां अवयव हमारा निश्चित है? तो नहीं है। तो जिसमें हमारा अवयव की संख्या निश्चित नहीं हो या अवयवों को नहीं गिन सकते हैं उसे हम लोग अपरिमित समुच्चय कहते हैं। देखिए हर एक चीज का निर्माण कैसे होता है, इसे कहते हैं बेसिक पढ़ाई। कि हम लोग का कुछ बातें ऐसी होती है, बच्चे चलो रिक्त समुच्चय, चलो अरिक्त समुच्चय, चलो परिमित समुच्चय, चलो अपरिमित समुच्चय। नहीं बाबू, ऐसा पढ़ाई बेकार है। जब तक हम चीजों को सही तरीका से ना समझे तो मैथ्स इतना डिफिकल्ट लगेगा कि आपको मैथ्स कभी देखने का इच्छा नहीं करेगा। और फिर सबों की तरह आप यही बोलिएगा आखिर हम मैथ्स पढ़ते हैं तो इसका यूज कहां है? हर एक चीज का यूज है, हम हर एक चीज के बारे में बताएंगे। चलिए आ जाइए। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमने क्या कहा कि अरिक्त समुच्चय, ये अरिक्त समुच्चय का सारा हमने एग्जाम्पल को पहले नोटिस किया। क्या नोटिस किया? कि अरिक्त समुच्चय में वैसे समुच्चय के अंदर ऐसा अवयव है जो अनिश्चित तक गया है, अनंत तक गया है, जिसमें अवयव हमारा निश्चित नहीं है। तो और दूसरा एग्जाम्पल क्या देखा? कि जिसमें अवयव क्या हो हमारा निश्चित हो, निश्चित हो या अवयवों को गिना जा सके। अगला क्या देखे? कि समुच्चय के अंदर केवल एक अवयव है। क्या ये तीनों एग्जाम्पल हमने देखा या नहीं देखा? तो इसी चीज के बारे में हम क्या कहते हैं? सबसे पहला बात, जिस समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या अनिश्चित हो या फिर अवयवों को गिना नहीं जा सके, अवयवों को गिना नहीं जा सके, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? अरे अपरिमित समुच्चय कहेंगे। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमित समुच्चय कहेंगे। समझ में आ रहा है? वैसा समुच्चय जिसके अंदर अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो
वैसा समुच जिसके अंदर अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो या अवयवों को गिना नहीं जा सके, वैसे समुच को अपरिमित समुच कहेंगे। जबकि यदि समुच के अंदर अवयवों की संख्या निश्चित हो या अवयवों को गिना जा सके, जबकि वैसा समुच जिसके अंदर अवयवों की संख्या निश्चित हो या अवयवों को गिना जा सके, उसे हम लोग परिमित समुच कहेंगे। क्या बताइए, क्या ये दोनों भी समझ में आ गया? देखिए अरिक्त समुच का जैसे ही हम लोग बात किए तो समुच का प्रकार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अब देखिए जैसे अरिक्त समुच का हम बात किए तो समुच का प्रकार बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? यही तो है बाबू, हर एक चीज को समझना। समझ आ गया? एक ही बार में अगर आप बोलिएगा कि सीधा पहाड़ चढ़ जाएंगे, नहीं पॉसिबल है, आपको नीचे से ही चढ़ना होगा। तो देखिए नीचे से एक एक करके जानकारी लेंगे और इसी तरह से आर डी शर्मा के हर एक प्रॉब्लम को बनाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि पूरा बुक कंप्लीट हो गया। ठीक, चलिए फिर से हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। जब हमने अरिक्त समुच पढ़ा तो अरिक्त समुच में हमने क्या जाना कि समुच के अंदर जब कोई ना कोई अवयव जरूर उपस्थित हो उसे अरिक्त समुच कहेंगे। और जैसे उसके एग्जाम्पल में पढ़े तो देखते हैं एक समुच के अंदर अनंत अवयव है जिसे हम गिन भी नहीं सकते हैं, उसे हम लोग अपरिमित समुच कहेंगे। और वैसा समुच जिसके अंदर अवयव क्या है, निश्चित है या अवयवों को गिन सकते हैं, उसे हम लोग परिमित समुच कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमित समुच कहेंगे। तो परिमित समुच में बाबू साहब हमने एक बात कहा जिसमें अवयवों को गिना जा सके। तो समुच के अंदर उपस्थित अवयवों को जब हम गिनेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे? समुच के अंदर उपस्थित अवयवों को जब हम गिनेंगे तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? जब हम गिन ही नहीं सकते तो नहीं लिखेंगे। अपरिमित समुच में अवयव को हम गिन ही नहीं सकते हैं तो भाई साहब हम नहीं लिखेंगे। लेकिन परिमित समुच में हम अवयवों को गिन सकते हैं, क्योंकि अवयवों की संख्या निश्चित होती है। तो हम कैसे गिनेंगे? बोला गिने के तो पड़ी ना, तो गिनबा कैसे? तो क्या इसके अंदर अवयव को हम कैसे गिनते हैं और कैसे काम करते हैं, आइए जरा बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू से यहां पर बतलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में परिमित समुच का बात कर रहे हैं जिसमें अवयवों को हम गिन सकते हैं, तो कैसे उसको लिखेंगे? तो देखिए यहां पर समझिए एक एक चीज को। जैसे मान लेते हैं कि समुच के अंदर हमारा कुछ ये अवयव है, ए, ई, आई, ओ, यू। ये एक परिमित समुच का एग्जाम्पल है। कैसे जाने सर? क्योंकि इसके अंदर अवयव क्या है, सीमित है, निश्चित है, या बोल सकते हैं कि अवयवों को गिना भी जा सकता है, इसीलिए यह परिमित समुच है। तो जब अवयवों को गिन सकते हैं तो समुच के अंदर उपस्थित अवयवों को गिन करके लिखेंगे कैसे? तो देखिए यह समुच ए है, हम इसको लिखेंगे इस प्रकार से, जरा ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ ए। इसका मतलब क्या हो गया? ध्यान से देखिए, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या देखिए इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब नंबर ऑफ ए का मतलब क्या हो गया? समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। तो आप गिनिए यहां पर 1 2 3 4 5, तो अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 5। सिमिलर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2 5। क्या बताइए, ये हमारा परिमित समुच्चय है? तो मेरा जवाब आएगा बिल्कुल हां। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अवयवों की संख्या निश्चित है, इसके अंदर अवयवों की संख्या को गिना जा सकता है। तो हम कैसे लिखेंगे जरा बताइए? यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ बी। इसका मतलब क्या हो जाएगा?
समुच्चय बी में अवयवों की संख्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या तो गिनी है 1 2, क्या लिखेंगे 2। समझ में आ रहा है बच्चों? हर एक चीज का मतलब समझिए, बहुत यूज होने वाला है ये, बहुत जगह पे इसका यूज होगा, तो समझ जाइएगा। अगर नंबर ऑफ ए लिखा हुआ है मतलब समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, ये अगर लिखा रहेगा समझ जाना है समुच्चय बी में अवयवों की संख्या, ये उच्चारण करना है आपको, एकदम ध्यान से समझिए। एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं। ये ले लिए, तो अब मेरा सबसे पहला प्रश्न, बाबू क्या ये परिमित समुच्चय है? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? हां सर। हम पूछेंगे कैसे जाने आप सभी ने कि एक परिमित समुच्चय है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर उपस्थित अवयव क्या है? निश्चित है, जिसे गिना जा सकता है, इसीलिए ये कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय। कैसा समुच्चय? परिमित समुच्चय। तो यहां पर हम इसे कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ सी, यानी समुच्चय सी में अवयवों की संख्या, एकदम आराम से समझिए, ये सारा आपको जो एग्जाम्पल देना है वो परिमित समुच्चय में देना है। तो कितना अवयव है गिनिए? 1 2 3 4 5 6, यहां लिख दीजिए 6। क्या बच्चों ये समझ में आया कि परिमित समुच्चय में अगर निश्चित अवयव होते हैं तो हम अवयवों को गिन सकते हैं, और अवयव को गिनेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, ये समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। तो चलिए हम लोग पीछे की ओर बढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ रहा था अभी तक, फिर से रिपीट करते हैं। चीजों को समझिए, जितना समझिएगा उतना बेहतर है। चीजों को समझिए, लगातार समझिए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय मतलब जिस समुच्चय में कोई ना कोई अवयव जरूर उपस्थित हो, और ये कोई ना कोई अवयव उपस्थित होने के कारण, देखिए ये सारा हम लोग एग्जाम्पल पढ़े, और जैसे एग्जाम्पल पढ़े तो हमारा समुच्चय का अलग अलग प्रकार निकला। क्या निकला? कि जब समुच्चय के अंदर अनिश्चित अवयव हो या अवयवों को गिना नहीं जा सकता हो, तो वैसे समुच्चय को हम लोग अपरिमित समुच्चय कहेंगे। वैसे समुच्चय को हम लोग अपरिमित समुच्चय कहेंगे। और जिसके अंदर समुच्चय की संख्या निश्चित हो, समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या निश्चित हो या अवयवों को गिना जा सके, उसे हम लोग परिमित समुच्चय कहेंगे। डन। लेकिन जैसे ही अगर समुच्चय के अंदर केवल एक अवयव उपस्थित हो, उसे हम लोग एकल समुच्चय कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे? एकल समुच्चय कहेंगे, सिंगलेटन सेट कहेंगे। क्या यह बात समझ में आया? फिर से सुनिए, जिस समुच्चय के अंदर केवल एक अवयव उपस्थित हो, जिस समुच्चय के अंदर केवल एक अवयव उपस्थित हो, वैसे समुच्चय को हम लोग एकल समुच्चय कहेंगे। एकल मतलब एक, नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है, एकल का मतलब एक। फिर से समझिए, वैसा समुच्चय जिसके अंदर अनिश्चित अवयव हो या अवयवों को गिना नहीं जा सके, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। और जिस समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या निश्चित हो या अवयवों को गिना जा सके, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। और जिस समुच्चय के अंदर केवल एक अवयव उपस्थित हो, उसे एकल समुच्चय कहते हैं। बताइए, ये सारे समुच्चय के अंदर अवयव उपस्थित थे, और ये किसका एग्जाम्पल था? अरिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल था। तो बोले समुच्चय का प्रकार बताइए। हर एक चीज के बारे में आप लोगों को समझ में आया? हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले रिक्त समुच्चय पढ़ा। रिक्त समुच्चय को किससे सूचित किया? फाई से। फाई खुद एक क्या है? समुच्चय है। और कैसा समुच्चय है? जिसके अंदर कोई भी अवयव उपस्थित नहीं है।
उसके बाद हमने अरिक्त समुच्च पढ़ा। जैसे अरिक्त समुच्च पढ़ा तो समुच्च के अंदर कोई ना कोई अवयव जरूर उपस्थित रहा, और जैसे अवयव उपस्थित रहा तो हमने सबसे पहले देखा जिस समुच्च में अवयवों की संख्या निश्चित है या गिना जा सके उसे परिमित समुच्च कहा, और जिस समुच्च के अंदर अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है या अवयवों को गिना नहीं जा सके, हाँ अवयवों को गिना नहीं जा सके, उसे हमने अपरिमित समुच्च कहा, और जिस समुच्च के अंदर केवल एक अवयव था उसे हमने एकल समुच्च कहा। बताइए अरिक्त समुच्च जैसे पढ़े ये तीनों कंप्लीट हुआ? बताइएगा जनाब, क्या ये समझ में आया? एकदम आसान सा टॉपिक है या नहीं? और एक दूसरे से कैसे निर्माण होता है ये भी समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पढ़ाई ऐसा ही करना है हमेशा, ठीक है। चलिए अब अगला बात आता है क्या? समतुल्य और समान समुच्च। कौन सा? समतुल्य और समान समुच्च। तो समतुल्य और समानता का जब बात करते हैं तो अकेला समुच्च का बात नहीं करते हैं, हमेशा कंपेयर किसी के साथ करना पड़ता है। चलिए इस टॉपिक को भी समझते हैं। ये दो टॉपिक है हमारे पास, समान समुच्च और समतुल्य समुच्च। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बाबू अब देखिए, जब भी हम दो समुच्च लेते हैं, अब एक समुच्च का हम बात किए थे, एक समुच्च था उसके अंदर अवयव था। अब हम बात करते हैं दो समुच्च को लेकर के। एक साथ कितने समुच्च को लेकर के? दो समुच्च को लेकर के। ठीक, एकदम ध्यान से समझिएगा। हर एक चीज को एकदम ध्यान से समझना है, थोड़ा सा भी इधर उधर से गड़बड़ नहीं होना है। ठीक, चलिए तो हम लोग क्या बात करते हैं? अब हम लोग दो समुच्च और उसकी तुलना करेंगे। उस दोनों समुच्च का क्या करेंगे? आपस में तुलना करेंगे। चलिए आते हैं। सबसे पहले एक समुच्च लिए ए, जिसके अंदर अवयव लिए 1 2 3 4, और दूसरा समुच्च लिया हमने बी, जिसके अंदर अवयव लिया 3 1 2 4। एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, और हमने एक अगला लिया समुच्च बी सी ए ई डी एच, ये लिया। ठीक, उसके बाद फिर से देखते हैं, अगला समुच्च लेते हैं 2 4 6 8 10, और अगला लेते हैं b इज इक्वल टू 4 8 6 2 10 12। ये तीन हमने लिया। अब ये तीनों एग्जाम्पल को हम एक दूसरे समुच्च के साथ अब तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना। अभी तक हमने एक समुच्च देखा, अब हम क्या देख रहे हैं? एक साथ दो समुच्च का तुलना कर रहे हैं। कितने समुच्च का? दो समुच्च का। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि समुच्च में क्या पाए जाते हैं? अवयव। तो हम अवयव को देख करके दोनों समुच्च का क्या करेंगे? तुलना। किसको देख करके? अवयव को देख करके हम लोग दोनों समुच्च का क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो कैसे तुलना करेंगे? चलिए हम लोग देखते हैं। तो कहता है क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा। यदि ए और बी दो समुच्च है, क्या कहता है? ध्यान से सुनिए। यदि ए और बी दो समुच्च है और दोनों समुच्च में एक समान अवयव है, अर्थात समुच्च ए का सभी अवयव समुच्च बी में उपस्थित है और समुच्च बी का सारा अवयव समुच्च ए में उपस्थित है। ध्यान से सुनिए, क्या कहता है? यदि ए और बी दो समुच्च है और समुच्च ए और बी में एक समान अवयव है, अर्थात समुच्च ए का सारा अवयव समुच्च बी में और समुच्च बी का भी सारा अवयव समुच्च ए में उपस्थित हो, तो समुच्च ए और बी को हम लोग समान समुच्च कहते हैं, जिसे ए बराबर बी के द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात
समुच्चय ए एवं बी समान समुच्चय है। आइए जनाब फिर से समझते हैं। कहता है क्या, अगर ए और बी दो समुच्चय है और दोनों समुच्चय में एक समान अवयव है, अर्थात समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय बी में और समुच्चय बी का सभी अवयव समुच्चय ए में उपस्थित हो, तो ए और बी को कौन सा समुच्चय कहते हैं? समान समुच्चय कहते हैं। फिर से सुनिएगा, ए और बी दो समुच्चय है, ए और बी दो समुच्चय है और समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है, साथ ही समुच्चय बी का भी सभी अवयव समुच्चय ए में उपस्थित है, तो ए और बी को समान समुच्चय कहेंगे। तो समुच्चय ए और बी को समान समुच्चय कहेंगे। फिर से, अगर ए और बी दो समुच्चय है और समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय बी में और समुच्चय बी का सभी अवयव समुच्चय ए में उपस्थित हो, तो ए और बी को समान समुच्चय कहेंगे। अगर एक भी अवयव अलग हो तो उसे समान समुच्चय नहीं कहेंगे। क्या समझ में आया? बताइए। अगर समुच्चय ए में और समुच्चय बी में एक समान अवयव है, अर्थात समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय बी में और समुच्चय बी का सभी अवयव समुच्चय ए में है, तो उसे समान समुच्चय कहेंगे। अगर एक भी अवयव अलग हो जाए तो उसे समान समुच्चय नहीं कहेंगे। डन। चलिए अगले एग्जांपल में देखते हैं। क्या समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय बी में है? क्या समुच्चय बी का सभी अवयव समुच्चय ए में है? अगर ऐसा होगा तो इसे हम समान समुच्चय कहेंगे और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम इसे समान समुच्चय नहीं कहेंगे। डन। चलिए, ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। फिर से देखिए आगे पीछे है तो हम ये बतलाना चाहेंगे, समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयव क्रम पर निर्भर नहीं करते हैं। समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयव क्रम पर निर्भर नहीं करते हैं। डन है ना? चलिए, सी मिल गया, डी मिल गया, ई मिल गया, एफ नहीं मिला, मिला नहीं मिला, नीचे छोड़ दीजिए, यहीं पे बताइए एफ मिला नहीं मिला। समान समुच्चय होने के लिए समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय बी में होना चाहिए था और समुच्चय बी का सभी अवयव समुच्चय ए में होना चाहिए था। समुच्चय ए का एक अवयव एफ पी में तो है ही नहीं, समुच्चय ए का एक अवयव एफ समुच्चय बी में तो है ही नहीं, तो क्या इसे हम समान समुच्चय बोलेंगे? क्या हम इसे समान समुच्चय बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। समान समुच्चय कब बोलते? जब समुच्चय ए का सभी अवयव किसमें होता? समुच्चय बी में होता और समुच्चय बी का सभी अवयव किसमें होता? तो समुच्चय ए में होता। तो हम देख रहे हैं समुच्चय ए का एक अवयव एफ समुच्चय बी में है ही नहीं, तो आगे हमें बात ही नहीं करना है। ए और बी समान समुच्चय नहीं है, ए और बी समान समुच्चय नहीं है। क्या समान समुच्चय समझ में आया? चलिए फिर से अगला एग्जांपल देखते हैं। देखें, चलिए, अगर ए का सारा अवयव बी में और बी का सारा अवयव ए में मिल गया तो ये हमारा समान समुच्चय होगा, अदरवाइज समान समुच्चय नहीं होगा। डन। चलिए, 2 मिल गया, 4 मिल गई, 6 है, 6 यहां है, 8 भी है, 10 भी है। तो समुच्चय ए का सारा अवयव समुच्चय बी में मिल गया है। अब बी का सारा अवयव ढूंढिए। ये 4 है, 8 है, 6 है, 2 है, 10 है, लेकिन ये 12 समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है। ए का सारा अवयव तो समुच्चय बी में है, लेकिन समुच्चय बी का सारा अवयव समुच्चय ए में नहीं है। समुच्चय ए का सारा अवयव समुच्चय बी में तो है, लेकिन समुच्चय बी का सारा अवयव समुच्चय ए में नहीं है। तो क्या ए और बी समान समुच्चय होगा? तो जवाब आएगा सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? समान समुच्चय होने के लिए
क्या होने के लिए? समान समुच होने के लिए। समुच ए का सभी अवयव समुच बी में होना चाहिए था और समुच बी का सारा अवयव समुच ए में होना चाहिए था। यहां पर समुच ए का सारा अवयव समुच बी में तो है, लेकिन समुच बी का सारा अवयव समुच ए में नहीं है, अर्थात ए और बी समान समुच नहीं है। क्या समान समुच समझ में आ गया बच्चों? फिर से हम बोलना चाहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। समान समुच किसको कहेंगे? यदि ए और बी दो समुच है और समुच ए का सारा अवयव समुच बी में उपस्थित हो और समुच बी का सारा अवयव समुच ए में उपस्थित हो, तो ऐसे समुच को ही हम लोग समान समुच कहेंगे। अन्यथा अगर एक भी अवयव अलग हो जाए तो हम लोग उसे समान समुच नहीं कहेंगे। डन है? तीनों एग्जाम्पल आप सबों को समझ में आ गया। ये किसकी बातें थी? दो समुच्चों की तुलना की बातें थी। और तुलना किसके सहायता से कर रहे थे? अवयव की सहायता से कर रहे थे। अगर दोनों समुच्च में एक समान अवयव था तो हमारा क्या था? समान समुच्च था। अगर एक भी अवयव अलग हो जाता है तो वो समान समुच्च नहीं होता है। डन? चलिए इसी तरह से दो समुच्च का तुलना फिर से करते हैं और आगे चलते हैं। समान समुच्च समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए, ये क्या था? समान समुच्च का बातें थी। किसकी बातें थी? समान समुच्च की बातें थी। समान समुच्च में क्या था? अगर ए और बी दो समुच्च था, ए और बी दो समुच्च था और समुच्च ए का सभी अवयव समुच्च बी में उपस्थित थे और समुच्च बी का भी सभी अवयव समुच्च ए में उपस्थित थे, तो ऐसे समुच्च को हमने समान समुच्च कहा। अगर एक भी अवयव अलग हो जाए तो उसे हमने समान समुच्च नहीं कहा। डन? अब चलते हैं क्या? समतुल्य समुच्च। कौन सा समुच्च? समतुल्य समुच्च। हम बता चुके हैं दो समुच्चों का हमें क्या करना है यहां अब? तुलना। और वो किसके आधार पर करेंगे? अवयवों के आधार पर करेंगे। किसके आधार पर करेंगे? तो अवयवों के आधार पर करेंगे। तो चलिए अगला हम लोग का एग्जाम्पल है समतुल्य समुच्च। कौन सा समुच्च? समतुल्य समुच्च। चलिए समतुल्य समुच्च के बारे में समझते हैं। क्या कहता है समतुल्य समुच्च? ध्यान से सुनिए। अगर ए और बी दो समुच्च है, ए और बी दो समुच्च है और इस दोनों समुच्च में अगर अवयवों की संख्या एक समान हो और इस दोनों समुच्च में अवयवों की संख्या एक समान हो, कौन कौन सा अवयव है हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो केवल अवयव की संख्या से। हमें मतलब है तो केवल किससे? अवयवों की संख्या से। फिर से सुनिए समतुल्य समुच्च के बारे में। अगर ए और बी दो समुच्च है और दोनों समुच्च में अवयवों की संख्या समान है, दोनों समुच्च में अवयवों की संख्या समान है, तो वैसे समुच्च को समतुल्य समुच्च कहेंगे। दोनों समुच्च में क्या क्या अवयव है हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, केवल मतलब होना चाहिए कि दोनों में अवयवों की संख्या एक समान होनी चाहिए। दोनों में अवयवों की संख्या एक समान होनी चाहिए। फिर से बाबू, फिर से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर ए और बी दो समुच्च है और दोनों समुच्च में अवयवों की संख्या एक समान है तो उसे समतुल्य समुच्च कहेंगे। अगर अवयवों की संख्या एक समान नहीं है तो हम लोग उसे समतुल्य समुच्च नहीं कहेंगे। तो क्या सर समतुल्य समुच्च समान समुच्च की तरह दोनों समुच्च में अवयव एक समान होना चाहिए? तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि समतुल्य समुच्च केवल समुच्च की संख्या को देखता है, समुच्च के अंदर अवयवों को नहीं देखता है कि कौन कौन सा अवयव उपस्थित है। उसे मतलब है समतुल्य समुच्च को तो केवल और केवल समुच्च के अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या से, अवयवों की संख्या से। तो फिर से सुनिए समतुल्य समुच्च के बारे में क्या कहा गया। अगर ए और बी दो समुच्च है और दोनों समुच्च में अवयवों की संख्या एक समान है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समतुल्य समुच्च कहेंगे। तो आइए इसको एक बार देखते हैं। तो अवयवों की संख्या को गिनना है, तो अवयवों की संख्या को गिनना है तो अभी हमने आप सबों को बताया या नहीं बताया कि अवयवों की संख्या को हम कैसे गिनेंगे। समुच्च ए में अवयवों की संख्या को कैसे दिखलाएंगे? नंबर ऑफ ए के द्वारा।
समुच्च बी में अवयवों की संख्या को किससे दिखलाएंगे? नंबर ऑफ बी के द्वारा। डन है। चलिए यहां पे तो हम लोग गिनते हैं। तो बताइए यहां पर समुच्च ए में अवयवों की संख्या एक समान होनी चाहिए ना। तो समुच्च ए में कितना अवयव है गिनिए? 1 2 3 4। इसमें 4 अवयव है। और बताइए समुच्च बी में कितना अवयव है? जल्दी गिनिए। कौन कौन सा अवयव है यह नहीं देखना है, केवल अवयव की संख्या को गिनना है। गिनिए 1 2 3 4। इसके अंदर भी कितना अवयव मिला? 4। तो क्या मिल गया यहां बताइए? चूंकि समुच्च ए में अवयवों की संख्या और समुच्च बी में अवयवों की संख्या समान है, अर्थात समुच्च ए एवं बी समतुल्य समुच्च है। समुच्च ए एवं समुच्च बी समतुल्य समुच्च है। क्यों समतुल्य समुच्च हुआ? क्योंकि समुच्च ए में अवयवों की संख्या समुच्च बी में अवयवों की संख्या एक समान हुआ। डन। चलिए अगले एग्जांपल की ओर फिर से गिनिए। समतुल्य समुच्च के लिए समुच्च के अंदर कौन कौन सा अवयव है उसको नहीं देखना है, तो क्या देखना है? समुच्च के अंदर कितना अवयव उपस्थित है उसे देखना है। तो बताइए जनाब यहां पर समुच्च ए में अवयवों की संख्या नंबर ऑफ ए गिन के बताइए। 1 2 3 4 5 6 अवयव हो गया। समुच्च बी में अवयवों की संख्या देखिए कितना है? 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर भी 6 अवयव है। तो हमें क्या दिखाई दिया जल्दी बताइए? समुच्च ए में अवयवों की संख्या और समुच्च बी में अवयवों की संख्या एक समान है। अवयव एक समान है या नहीं है हमने नहीं देखा। हमने देखा तो क्या देखा? समुच्च ए में अवयवों की संख्या और समुच्च बी में अवयवों की संख्या क्या है? एक समान है। अर्थात तो हम क्या बोलेंगे? अर्थात क्या बोलेंगे जल्दी बताइएगा? टेक्नोलॉजिया थोड़ा यूज कर लेते हैं। अर्थात समुच्च ए एवं समुच्च बी क्या है? समतुल्य समुच्च है। समुच्च ए एवं समुच्च बी क्या है? समतुल्य समुच्च है। तो क्यों है? क्योंकि दोनों समुच्च में अवयवों की संख्या समान हो गई। दोनों समुच्च में अवयवों की संख्या समान हो गई। डन है। चलिए समतुल्य समुच्च में एक समान अवयव को देखते हैं क्या? नहीं। देखते किसको है? समुच्च के अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या। ठीक है। चलिए तीसरा एग्जांपल चलते हैं। समुच्च ए में अवयवों की संख्या कितनी है? जल्दी गिनिए। 1 2 3 4 5। समुच्च बी में अवयवों की संख्या कितनी है? जल्दी बताइए। 1 2 3 4 5 6। तो हमें क्या देखने को मिला कि समुच्च ए में अवयवों की संख्या और समुच्च बी में अवयवों की संख्या एक समान नहीं है। क्या है? एक समान नहीं है। अर्थात हम लोग क्या बोलेंगे? टेक्नोलॉजिया का यूज करते हैं सबसे पहले। जैसे हम लोगों ने यूज किया उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे? यह समतुल्य समुच्च नहीं है। समतुल्य समुच्च नहीं है। तो ये हमारा समतुल्य समुच्च क्यों नहीं है? क्योंकि समुच्च ए में अवयवों की संख्या और समुच्च बी में अवयवों की संख्या एक समान नहीं है। क्लियर है? तो हमने यहां पर दो चीजों के बारे में पढ़ा। एक क्या पढ़ा? आइए हमने एक पढ़ा कौन सा समुच्च? समान समुच्च। क्या पढ़ा हमने? समान समुच्च। समान समुच्च के बारे में क्या पढ़ा हमने? इक्वल सेट के बारे में क्या पढ़ा हमने? बोलता अगर ए और बी दो समुच्च है और दोनों समुच्च में एक समान अवयव है, अर्थात समुच्च ए का सभी अवयव समुच्च बी में उपस्थित हो, समुच्च बी का सभी अवयव समुच्च ए में उपस्थित हो, तो उसे समान समुच्च बोलेंगे। डन। चलिए अगला हम लोगों ने पढ़ा
समतुल्य समुच। तो समतुल्य समुच में क्या पढ़ा हमने, ए और बी अगर दो समुच है, समुच ए में अवयवों की संख्या और समुच बी में अवयवों की संख्या एक समान है, समुच ए में अवयवों की संख्या और समुच बी में अवयवों की संख्या एक समान है, तो उसे हम लोग कौन सा समुच कहेंगे, समतुल्य समुच कहेंगे। समतुल्य समुच में दोनों समुच में एक समान अवयव हो या ना हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोनों समुच में अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। डन है। तो एक बात यहां से बताइए, क्या हम यहां पर नोट पॉइंट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सभी समान समुच, सभी समान समुच समतुल्य समुच होंगे। होंगे लेकिन सभी समतुल्य समुच समान समुच्चय नहीं होंगे। सभी समान समुच समतुल्य समुच तो होंगे, लेकिन सभी समतुल्य समुच समान समुच नहीं होंगे। क्यों, आइए समझते हैं। बाबू साहब, समान समुच होने के लिए समुच ए का सभी अवयव समुच बी में होना चाहिए, समुच बी का सभी अवयव समुच ए में होना चाहिए, अर्थात समुच ए का सभी अवयव जब समुच बी में है, समुच बी का सभी अवयव समुच ए में है, तो दोनों में अवयवों की संख्या भी समान होगी या नहीं होगी, बताइए। जब ए का सारा अवयव किस में है, बी में है, और बी का सारा अवयव किस में है, ए में है, तो बोलिए हमारा समुच के अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या भी समान होगी कि नहीं होगी, होगी। जब समुच के अंदर अवयवों की संख्या समान होगी तो उसे ही तो हम लोग क्या कहेंगे, समतुल्य समुच कहेंगे। अर्थात सभी समान समुच, अर्थात सभी समान समुच समतुल्य समुच हो सकते हैं, लेकिन सभी समतुल्य समुच समान समुच नहीं हो सकते हैं। डन, कोई दिक्कत? तो चलिए, आज हम लोगों ने समुच के प्रकार के बारे में पढ़ा, आज हम लोगों ने समुच के प्रकार के बारे में पढ़ा। और बताइए, सारा समझ में आया कि नहीं? रिक्त समुच जिसके अंदर कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होगा, डन है, जिसे हम लोग फाई के द्वारा सूचित करेंगे। अरिक्त समुच जिसके अंदर कोई ना कोई अवयव उपस्थित जरूर होगा। परिमित समुच जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होगी या अवयवों को गिन सकते हैं। अपरिमित समुच जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होगी या अवयवों को हम गिन नहीं सकते हैं। एकल समुच वैसा समुच जिसमें केवल एक ही अवयव होगा। समतुल्य समुच अगर समुच ए और समुच बी दो समुच है और दोनों में अवयवों की संख्या समान है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समतुल्य समुच। उसके बाद आया समान समुच, यदि समुच ए और समुच बी दो समुच है और समुच ए का सारा अवयव समुच बी में उपस्थित है और समुच बी का सारा अवयव समुच ए में उपस्थित है, दोनों समुच को समान समुच कहेंगे। तो बच्चों, आज हम लोगों ने नए टॉपिक समुच के प्रकार में पढ़ा, समुच के प्रकार के बारे में पढ़ा। हमें उम्मीद है आप सबों को समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया हो हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। अगले क्लास में हम जरूर इसे समझाने का फिर से प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। मैं खुद अर्पण कुमार गुप्ता।